नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी इम्पैक्ट में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो किसका होगा मंगल, क्योंकि इसे कोई सत्ता का सेमीफाइनल कह रहा है, कोई 4 की चुनौती कह रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रण कुछ ऐसा ही हो चला है। 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी दीपावली से ठीक 2 दिन पहले। तो यह भी कहा जा रहा है कि किसके घर दीपावली मनेगी, क्योंकि सत्ता के रण में इस समय यह देखा जा रहा है कि 3 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के लिए बिल्कुल भरसक प्रचार कर रही हैं, दूसरी ओर हमने यह भी देखा जिस तरह से कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, एक पार्टी छोड़कर उस पार्टी में शामिल होना। हालांकि ये हर चुनाव की एक तासीर बन चुकी है, लेकिन यहां समझने की कोशिश ये होगी कि बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दाव में कितना दम है, क्योंकि दावा तो दोनों पार्टी करती है जीतने का। पर सवाल यही कि कल जब मतदान के लिए जनता पहुंचेगी और अपने जनमत का प्रयोग करेगी और वो कैद हो जाएगा और 2 तारीख को आपको उसके नतीजे मिलेंगे, क्या कुछ होगा ये थोड़ा थोड़ा इंतजार करने वाली बात है। और बीजेपी की क्या तैयारी है और किस तरह से अंतिम एक दिवस बीजेपी अपना पूरा जो प्रचार कह लीजिए, डोर टू डोर कैंपेन कह लीजिए, वो कर रही है, उसको सुनवाते हैं। क्रमवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सुनिए और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता इतनी अथक मेहनत कर रहे हैं। चुनाव जिताने में बूथ का कार्यकर्ता अपनी सबसे अहम भूमिका निभाता है। बूथ समिति हमारी बेहतर काम करती है, उसी पर हम चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और ये सब लोग मैदान में उतर करके घर घर संपर्क के आधार पर लोगों से मिलते हुए गरीब कल्याण की योजना जो लोगों का जीवन बदलनी है, उन सब के साथ चुनावी मैदान में है। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि लोकसभा और तीनों विधानसभा प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। कांग्रेस के लोग कहीं पर शराब पैसा ना बांट पाए। जो निर्वाचन आयोग में काम है, इसका एक 11 लोगों की टीम बैठेगी, एक एक मिनट की जानकारी लेकर कहीं पर भी अगर कोई कांग्रेस के लोग गड़बड़ कर रहे होंगे तो तत्काल हमारी तरफ से शिकायत होगी उसकी। तो गड़बड़ पर भी पूरी नजर है। और अब सुनवाते हैं आपको कांग्रेस का क्या कहना है अपने प्लान को लेकर और किस तरह से वो भी वॉचिंग मुद्रा में है। देखिए। दमोह में नहीं पकड़े थे क्या? हमने भाग के गए थे, यहाँ भी पकड़ेंगे हम। अभी हमें मालूम है कौन कौन कहाँ पैसे लेके गया, कहाँ पे सरकारी अधिकारी गए, हमारे लोग लगे हैं पीछे। अपने पाप जो है कांग्रेस के नाम पे ढोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कांग्रेस इतनी जो है अब ना समझ नहीं। उनने 11 की टीम बनाई है, हमारी हर बूथ पे 11 की टीम चल रही है। दमोह में हमने संगठन के पैटर्न पे चुनाव लड़ा। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो आखिरी 3 दिन के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, कहीं ना कहीं प्रलोभन देती है, गुमराह करने का काम करती है, ऐसी कई घटनाएं प्रदेश भर में सामने आ चुकी। उसको देखते हुए हमने अपनी टीम को सतर्क किया, स्पेशल लोगों की तैनाती करी कि 3 दिन हम बूथ तक पहुँच सके, जनता तक अपनी बात पहुँचा सके, मतदाताओं को बूथ तक ले जा सके और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो घृणित राजनीति है, प्रलोभन देने वाली, गुमराह करने वाली, उस पर रोक। तो कांग्रेस का भी वही कहना है जो बीजेपी कह रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मैदान में दोनों पार्टियां होती हैं, जनता के बीच जाती हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करती हैं, अपनी योजनाएं गिनाती हैं, चाहे पूर्व की सरकार हो वो पुराने समय की बारे में बात करती है, वर्तमान सत्तारूढ़ दल अपने बारे में बात करता है। अब इसके लिए हमें नतीजे तक का इंतजार तो करना होता है, लेकिन रस्साकशी जो चलती है उसमें भी कई कहानियां अलग अलग होती हुई दिखाई देती हैं। चलिए अब ज्यादा भूमिका में नहीं बांधते हैं। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं शुरुआत करना चाहूंगा गौरव चतुर्वेदी जी आपसे। चतुर्वेदी साहब, जब हम देखते हैं चाहे उपचुनाव हो या किसी भी तरह का चुनाव हो, एक रस्साकशी का दौर तो चलता है दोनों पार्टी में। शायद दोनों पार्टियां अपने आप को तैयार भी इसीलिए करती हैं, तमाम कार्यकर्ता हुंकार भरते हैं, सरकार या विपक्ष कह लीजिए अपनी अपनी पार्टी की योजनाएं लेकर जाते हैं जनता के बीच में। पर हमने कई ऐसी चीजें भी देखी हैं जहां दोनों पार्टियां आशंकित हैं,
उनका कहना है हम वॉचिंग की मुद्रा में हैं, इनका कहना है हम वॉचिंग की मुद्रा में हैं। तो आखिर करना क्यों पड़ रहा है इस तरह की चीज? जब दोनों पार्टियां सतर्क मुद्रा में हैं तो मत कीजिए। देखिए, चुनाव हर राजनीतिक दल जीतना चाहता है, हर प्रत्याशी जो मैदान में होता है वो चुनाव को जीतना चाहता है जी। और ऐसे हालात में वो धनबल, बाहुबल और छलबल का सहारा लेता है जी। कोई एक पार्टी अकेले नहीं करती है ये काम, एक प्रत्याशी अकेले ये काम नहीं करता है। जो भी प्रत्याशी मैदान में है उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएं या कांग्रेस के नेता भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन दोनों ही दलों के, चूंकि मध्य प्रदेश में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दल के लोग इन तीनों चीजों का सहारा लेते हैं, चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो जाति के नाम पर भड़काने की बात हो, समर्थन लेने की बात हो, धर्म के नाम पर भड़काने की बात हो, समर्थन लेने की बात हो, या फिर आर्थिक प्रलोभन देकर या विकास की योजनाओं को बता करके लाभ लेने की बात हो। दोनों ही पक्ष इस तरीके के काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी विधायक हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मैं अजीत सिंह भदौरिया जी, ये जो बात है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात को समझना सर, आपकी पार्टी से ये बात आई है कि आप लोग वॉचिंग की मुद्रा में हैं। थोड़ा सा इस विषय में जानना चाहूंगा। देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से हम वॉचिंग की मुद्रा में हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं जी, और एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो पिछले 17 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्तासीन है, मध्य प्रदेश के प्रशासन में सत्तासीन है, और एक व्यक्ति 15 साल से मुख्यमंत्री के पद पर सत्तासीन है, मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा हुआ। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कितने निम्न स्तर पे जाना पड़ता है, ये आप दमोह के उपचुनाव में देख लीजिए या पहले के उपचुनाव में देखिए। मैं कुछ समय पूर्व आपको ले जाऊंगा, कुछ सालों पहले मैयर में, जहां तहसीलदार डायल 100 108 की गाड़ियों में शराब बांटते हुए लोगों ने पकड़ा था, सरकार के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दमोह में भूपेंद्र सिंह जी की गाड़ी में करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डियां मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई थी, सब लोगों ने देखा था। और अभी आप कल परसों ही देख लीजिए, जोबट में भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब बांटते हुए पकड़े गए उनको। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि लोकतंत्र का जितना क्षरण केंद्र में मोदी जी की 2014 के बाद से हुआ है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सत्ता होते हुआ है, आजादी के बाद से कभी भी इतना क्षरण नहीं हुआ। जिस तरीके से हथकंडों को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने का प्रयास करती है। आदरणीय भदौरिया साहब, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि वो आपकी शराब पकड़वाएंगे, आप लोग कंबल बांट रहे हैं वो पकड़वा लेंगे, यही तो सुना हमने भूपेंद्र सिंह जी जो कह रहे थे। मेरी बात सुनिए, बीजेपी के लोग कभी वर्तमान में जीवन नहीं जीते, गुमराह करने का काम करते हैं। कोई उनसे गलती हो जाए तो उसका ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू पे फोड़ देते हैं। और आज सरकार में 17 साल से फिर भी करेंगे, देखेंगे, ऐसा होगा, आचार संहिता के समय ही सब चीजों की घोषणाएं की जाती। 17 साल से क्या मुंह पे ताके लगा के बैठे थे क्या? तब क्यों नहीं आपने सोचा? और लगातार सत्तासीन हो आप। और आप देखिए विवेक जी, इन उपचुनाव के संदर्भ की बात करें जहाँ कल वोटिंग हो रही है, तो मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है, बिना मतलब के उपचुनाव से वो परेशान हो चुका है। आज क्या औचित्य था, आप मुझे बताइए। दमोह में आपने खरीद फरोख्त की, एक आपने बड़वा में खरीद फरोख्त कर ली सचिन बिरला की, अब वहां पे भी उपचुनाव होगा। तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि उसके खून पसीने की टैक्स की कमाई को इस तरीके से शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी बिना किसी कारण के, अरे कोई एक कारण होना चाहिए विवेक जी कि हम इसलिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हमारी सरकार गिर रही है। आपने कारण का जिक्र किया है सर, आप ही के कारणों पर ही बात करूंगा। आशीष शर्मा जी उसका जवाब देंगे। आदरणीय, मैं चाहूंगा अजीत जी के तमाम सवालों का आप प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पाती है।
पहले कांग्रेस के बारे में ये कांग्रेस के नेता कहते थे कि हमें सरकार चलाना आता है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में इनकी बनी और कितनी जल्दी गिर गई इनके अंतर कलह के कारण, ये पूरे मध्य प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो इस विषय पर ये कहना है कि चुनावों में गुंडागिर्दी करना, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए सामग्री बांटना, ये संस्कृति की शुरुआत इस देश में और प्रदेश में अगर किसी ने की है तो केवल कांग्रेस ने की। अच्छा। और आज भी कांग्रेस इन मामलों में पीछे नहीं है। हमने तो विकास किया है और हम विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं और विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाते हैं। अभी भी जितने चुनाव हैं उनमें आप देख लीजिए, मैं खुद भी किसी निर्वाचन क्षेत्र की पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी पर था। हमने प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, बेटा बेटी की पढ़ाई का मामला हो, संबल योजनाएं हो, इन सब के विषय को ही प्रमुखता के साथ उठाया है, सिंचाई परियोजनाओं को उठाया है। और इसलिए हम तो विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है और उसके जो नेता है, उनको चुनाव लड़ने का जो तरीका उन्होंने इजाद इस देश में किया है, कहीं ना कहीं चुनाव में कांग्रेस के नेता इस तरह की चीजें बांटते हुए दिखाई दे जाते। तो ये माना जाए कि इस 4 की चुनौती में आपकी पार्टी 4 का विनिंग चौका लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। जनता तक हमारे काम पहुंचे हैं, जनता को हमारी पार्टी में विश्वास है। लेकिन कांग्रेस को ये क्यों कहना पड़ रहा है साहब कि अभी भी आप लोग, ऐसी चीजें हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो वॉचिंग मुद्रा में है, आप लोग कुछ सामान पहुंचा रहे हैं जनता तक, ये सही है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को कुछ मिलता है, वो तो सरकार करती है काम, लेकिन चुनाव में हम क्या पहुंचा रहे हैं? हम तो जनता तक स्वयं पहुंच रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बहुत जनता अच्छी के बात है। हमने जी कैसे विकास किया है, ठीक है, और क्या सामान पहुंचा रहे हैं बता दें रघुवंशी जी। भदौरिया साहब, अजीत सिंह भदौरिया जी हैं आपके साथ। जी चलिए अजीत जी, मैं चाहूंगा इस बात का आप जवाब दे दीजिए और सीधे फिर गौरव जी का रुख करेंगे। जी अजीत जी। ये विवेक जी, आशीष शर्मा जी पे कोई शायद अपने आप को अपग्रेड कर लें, कल ही पकड़े गए शराब बांटते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वो एक्सपोज हुए हैं। आज सारी मीडिया की सुर्खी पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आदरणीय आशीष जी अगर ये बता देते चर्चा के दौरान कि किस क्षेत्र में उनको दायित्व दिया था पार्टी में, तो मैं ये भी पूछ लेता कि जिस क्षेत्र में उनको दायित्व दिया था उस क्षेत्र में 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया, एक उस क्षेत्र के विकास के लिए बता दें। अगर खंडवा लोकसभा के संदर्भ की बात करेंगे तो जो चलिए आपने चूंकि सीधा सवाल किया है, मैं चाहूंगा आशीष शर्मा जी इसका सीधा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है तो मतदाता जब परिणाम खुलेंगे तब वहाँ की जो ईवीएम है वो बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्षेत्र का विकास किया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा अछूता नहीं है जहाँ हमारा विकास नहीं पहुँचा है। ठीक है, इसलिए आप दोनों के पास पुनः मैं फिर से रुख करूंगा। गौरव चतुर्वेदी जी, जो बात सर आपने कही बिल्कुल वो बात सत्य पड़ती है, और ये न केवल चुनाव लड़ने का पार्टियों का अपना अपना पैटर्न होता है, बल्कि एक वही चाहे इसको निष्ठा भावना कह लीजिए या फिर उन्हीं विचारों के अग्रसर पार्टियां आगे की ओर बढ़ती हैं। लेकिन हम कई ऐसे मुद्दे भी देखते हैं, जैसे कि अभी हालिया महंगाई एक मुद्दा ना होकर अब ऐसा हो रहा है कि जनता वाकई में कई परेशान है महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये तमाम कीमतें अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस से हालांकि जब पूछा जाता है, कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती कि ये मुद्दा नहीं है, ये तो जनता की भी परेशानियां बन गई है। तो कितना बड़ा फैक्टर होगा महंगाई का इस उपचुनाव में, क्योंकि अब एक दिन केवल शेष है। विवेक जी, ये उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में 4 होने जा रहे हैं जी, एक लिटमस टेस्ट के तौर पर हम इसे मान सकते हैं, सामने आएंगे कि आम जनता कितनी महंगाई से परेशान होकर वोट करती है, आम जनता कितनी बेरोजगारी से तंग होकर वोट करती है, या फिर वो सरकार की योजनाओं को लेकर के, सरकार के विकास को लेकर के अपना वोट देती है। ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि महंगाई से, बेरोजगारी से और बाकी अन्य समस्याओं से, खास करके जो कोरोना काल में संक्रमण के कारण जनहानि हुई थी, धनहानि हुई थी, उससे भी आम आदमी पीड़ित है। लेकिन आम मतदाता किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है,
वो विकास को चुनता है या समस्याओं को देखता है, ये देखने वाली बात होगी। और जो कि हमने देखा भी था सर कि दमोह में जब सेकेंड वेव हावी थी, प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में, उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर सरकार को देखना पड़ा था। अजीत सिंह जी, जब आप बात करते हैं बीजेपी से तमाम सवालों की विकास की, तो बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि हम बीते समय से लगातार जनता हमें चुनते आ रही है और यही एक तरह से न केवल परिणाम की बात है बल्कि आप लोगों का जवाब भी है। वो लोग काम कर रहे हैं, जनता उनको लगातार चुन रही है। मतलब ये ओवरऑल सरकार की बात है। एक सवाल और एक जवाब। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने भी चर्चा के प्रारंभ में कहा कि अगर आप 17 साल से सरकार में हैं तो आपको अपनी योजनाएं बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या किया वो बताइए, हम करेंगे, देखेंगे। अभी जैसे आशीष जी ने अपनी बात प्रारंभ भी इसी से की कि कांग्रेसियों ने बांटना सिखाया, कांग्रेसियों ने ये करना सिखाया, अरे भाई कांग्रेसियों ने सब कुछ खराब किया तभी तो आप सत्ता में आए। सत्ता में तो आप अच्छे करने के लिए आए थे ना, कि आप उसका अनुसरण करने आए थे। फिर कांग्रेस क्या बुरी थी, आप मुझे बताइए। तो ये चीजें ये अपने आप को जिम्मेदारियों से बचने के लिए करते चले जाते हैं ये लोग। कांग्रेस पार्टी की नीति रीति ये है कि कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया है इस देश में, जहाँ सुई नहीं बनती थी वहां से लेके हवाई जहाज और मिसाइलें तक बनवाई हैं। विवेक जी, आज अगर कांग्रेस पार्टी ये रोना रोती रहती कि अंग्रेज हमें कुछ नहीं छोड़ के गए, खाली कर गए, अब हम देखेंगे करेंगे, तो आज स्थिति बद से बदतर होती। और नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें बेचने के लिए कुछ नहीं मिलता, जो 7 साल से वो लगातार बेच रहे हैं। आशीष जी बताएं, नेपा नगर की पेपर मिल की क्या स्थिति है? 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताने खंडवा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसी संदर्भ में चर्चा कर लें वो कि नेपा नगर में रोजगार का खंडवा में बहुत बड़ा साधन था, वो क्या दुर्गत हो रही है खंडवा पेपर में, नेपा नगर पेपर मिल की। तो ये स्थितियां हैं। एक इन्होंने संयंत्र नहीं बनाया, दिया है सब प्राइवेट को बेच दिया। रीवा सिंगरौली में अगर सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो कहीं अडानी को दे रहे हैं, कहीं दिलीप सूर्यवंशी को दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की वानगी है। एक उदाहरण दूंगा छोटा सा, विवेक जी आपका समय लूंगा जी, बोलिए। छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से जो मेरे को सुन रहे होंगे इस प्रदेश का जनमानस में बताता हूं कि भोपाल में शिवराज सिंह ने अपने मित्र को 5 स्टार होटल स्टैब्लिश करवाया। उसके लिए उन्होंने सरकारी जमीन अलॉट करी कैबिनेट से, और उसी सरकारी जमीन को पे बैंक से लोन दिलाने के लिए फिर कैबिनेट में डिसीजन लेके उसको फ्री होल्ड किया, और उसी सरकारी जमीन पे लोन लेके शिवराज सिंह के मित्र ने 7 स्टार होटल बना दिया। ये मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा। डीएपी के लिए, यूरिया के लिए आज भी जनता लाइन में लगी है, 3-3 दिन तक लाइन में लगती है, तब 2 बोरी खाद मिलती है। ये हकीकत है विवेक जी इस मध्य प्रदेश की। उसके बावजूद भी अगर कोई लोग ढिंढोरा पीटते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप में। चलिए आशीष शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। आशीष शर्मा जी, आपके कांग्रेस के मित्र का साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम चीजें कांग्रेस ने बनाई जिस पर यह देश आगे बढ़ा, और अब एक एक करके उसका निजीकरण किया जा रहा है। जी आशीष शर्मा जी, ये सवाल आपसे है। चलिए मैं गौरव जी का रुख कर लेता हूं, फिर आशीष शर्मा जी से अजीत सिंह जी के सवालों का जवाब लेंगे। गौरव जी, ये बात तो कांग्रेस लगातार, हालांकि ये नेशनल सिलेबस हो जाएगा क्योंकि राज्य का सिलेबस इससे थोड़ा सा इतर है, लेकिन चूंकि नेपा नगर की उन्होंने बात की है और सबको पता है कि अखबारी कागज का कोई अगर सबसे मशहूर मध्य प्रदेश में कोई कारखाना था या कहीं पहला कारखाना तो वो नेपा नगर का ही है। बचपन से सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ते आए हैं। और अब स्थिति पर, लेकिन ये तो एक विषय है और भी तमाम विषय आपने बताए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो सरकारी मशीनरी के अंडर में ये तमाम उपक्रम आते थे, अब धीरे धीरे इनकी साख कमजोर होती जा रही है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो सार्वजनिक उपक्रम खोले गए थे वो बेरोजगारी को दूर करने की दृष्टि से खोले गए थे, लेकिन इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी, इन संस्थानों को चलाने वाले राजनेता और इन संस्थानों के आसपास बसने वाले लोग जो थे
उन्होंने जिस तरीके से इन संसाधनों का दुरुपयोग किया है उसके कारण भी ये संस्थान बंद होने की कगार पर आ गए थे और इस पर एक निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए और इसका निकाल भी होना चाहिए या इस तरीके से प्रयास किया जाना चाहिए कि ये सुसंगत तरीके से आगे की ओर अब काम कर सके। बिल्कुल सही बात है। आशीष शर्मा जी, जो सवाल अजीत सिंह भदौरिया जी कह रहे थे या तमाम जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, मैं चाहूंगा उसका आप सीधा जवाब दे सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्षों से निसंदेह है और इन 17 वर्षों में हमने मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास किया है। जो बीमारू राज्य कांग्रेस की सरकार ने छोड़ा था उसको आज हमने विकसित राज्य के रूप में उसका विकास किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम विकास के मामलों पर ही चुनाव लड़ते हैं। विकास ही हमारा ध्येय है और विकास ही जीतता है। अब जो 4 उपचुनाव इस समय मध्य प्रदेश में हो रहा है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत होगी। तो जनता आपके विकास पर मुहर लगाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जी अजीत जी, आपके सवाल का जवाब मिला सर आपको? देख विवेक जी, ना तो आशीष जी ने, ना शिवराज सिंह जी ने, ना मध्य प्रदेश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इन चारों उपचुनाव के दौरान क्या किया ये नहीं बताया। क्या करेंगे, विकास किया, अरे कहाँ विकास किया, जरा विकास की वानगी बता दीजिए। मैं तो आशीष जी से पूछ रहा हूँ, जिस क्षेत्र में उनकी को दायित्व दिया था पार्टी ने, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल में क्या विकास किया, एक गिना दे, केवल एक काम, केवल सिंगल काम। ठीक है, या आशीष तो... शर्मा जी आप अब गिनाई दीजिए। चलिए, आशीष शर्मा जी का संपर्क लग रहा हमसे टूट रहा है। अजीत सिंह जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और फिर हम गौरव जी का रुख करते हैं और एक बार पुनः आशीष शर्मा जी से सवालों का जवाब लेंगे आपके। जी अजीत जी। देखिए विवेक जी, आशीष जी से एक और चीज पूछूंगा। आप एमएलए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपके यहाँ दुर्भाग्य से कोविड के कोई ना कोई लोगों की मृत्यु हुई होगी कोविड से। कितने लोगों को मुआवजा मिला आपके यहाँ कोविड से मृत्यु के? आपके मुख्यमंत्री ने ही घोषणा की थी ना, कोविड से मरने वालों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। ये आप मुख्यमंत्री नहीं की थी ना, शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। इनको बहाना मिल जाए कि भाई मुख्यमंत्री बदल गया। तो कृपया करके वो नाम खोल दें कि एक व्यक्ति को कोविड से मुआवजा मिला हमारी विधानसभा में, बता दें आशीष जी। 2 चीज बता दें, जहां उनको उनकी पार्टी ने दायित्व दिया उस विधानसभा में क्या कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने विकास का, और इनकी विधानसभा में किसी को कोविड से मृत्यु पे मुआवजा मिला कि नहीं मिला, अगर मिला है तो नाम बता दें। ठीक, आप लोग ये मानते हैं अजीत जी की कमलनाथ जी ने जिस तरह से प्रचार किया है और उन्होंने अपनी सरकार, जो उनकी समय की सरकार थी, उसका भी काफी जानकारी दी, और एक चीज जो देखा जा रहा है, अब चाहे उसको सिंपैथी वे में ले लीजिए, वो बार बार जा रहे हैं और एक सवाल जरूर कर रहे हैं कि मेरा क्या दोष था, मैंने क्या गलती की। तो एक सिंपैथिक वोट भी आप लोग लेना चाह रहे हैं इसके जरिए जनता से? सिंपैथी वोट नहीं लेने चाह रहे हैं हम। मतदाता ने हमें और कमलनाथ जी को 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया था कि आप 5 वर्ष, भाई 15 साल शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ने राज्य किया, अब 5 साल वो जनता दूसरे को भी देखना चाहती थी। आपने एक शिशु की जो 15 माह का हुआ, भ्रूण से निकला, 15 माह का हुआ, चलना भी सीधे ठीक से नहीं सीख पाया, उसकी आपने हत्या कर दी। चलिए, अच्छी बात। जी जी, बोलिए बोलिए। आप वो दौड़ना भी चलना भी नहीं सीख पाया, उस 15 माह के शिशु की आपने हत्या कर दी। ठीक है। और आप स्वयं प्रौढ़ हैं, 17 साल के युवा हैं, तो और आप दौड़ रहे हैं और फिर भी आप उसके तुलना कर रहे हैं 15 माह के बच्चे की। तो 15 माह में तो कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल किया, वृद्धा पेंशन दुगनी की, कन्यादान योजना दुगनी की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये सब चीजें की इतने छोटे समय में और अति कर्ज में डूबे होने के बावजूद भी। चलिए, आज ही खबर है कि कल शिवराज सिंह जी ने फिर कर्जा ले लिया। चलिए, तो देखना होगा जनता आपके तमाम योजनाएं जो आपने चलाई थी जनहित में, इस पे क्या मुहर लगाती है। मैं गौरव जी का रुख करता हूं। गौरव जी, जो बात कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं और कोविड को लेकर, हमने जब दमोह में जाते हैं
और दमोह में हमने देखा था सेकेंड वेव में वो चुनाव हुआ था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा था और ये एक बड़ा फैक्टर बना था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का ये कहना हो कि कोविड के दौरान जो मौतें हुई थी उनको मुआवजा नहीं मिला, ये मुद्दा कितना अहम फैक्ट अदा करेगा जब जनता मतदान के लिए जा रही होगी? देखिए, सवाल मुआवजे का नहीं है, सवाल है आम आदमी के परिवार में क्या जनहानि हुई, आम आदमी के परिवार में क्या धन हानि हुई। बड़ी बात। मुआवजों से ना कोई लौट कर आता है और ना उसकी भरपाई कर पाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मुआवजा एक आपको तात्कालिक तौर पर राहत जरूर देता है, लेकिन वो राहत भी अगर किसी के हाथ से छिन जाती है या उसे समय पर नहीं मिल पाती, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के दौरान ना दवाइयां मिल पाई, ना इंजेक्शन मिल पाए, और उसके बाद जिस तरीके से मुआवजा देने की बात हुई थी और मुआवजा नहीं मिला है, तो स्वाभाविक तौर पर वो मतदाता नाराज रहेगा और नाराजगी के साथ ही अपना वोट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो किसका होगा मंगल नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि 2 नवंबर यानी कि दिन मंगलवार का और कल यानी कि 30 अक्टूबर दिन शनिवार का, शनिवार से मंगलवार तक की एक ये यात्रा है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरा करेगी। कल जनता का मतदान मतपेटी में चला जाएगा, सुरक्षित रहेगा और वो 2 नवंबर को खुलेगा और उसके बाद ही इस पूरी तमाम दिनों से चली आ रही कवायद, प्रचार, हुंकार के नतीजे आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए IND इम्पैक्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।